हाँ डियर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस के सेकंड पार्ट के बारे में बातचीत करूंगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताया था। एक तो मल्टीप्लिकेशन फेज के बारे में, एक ग्रोथ फेज पढ़ा था, एक हमने मैचुरेशन फेज के बारे में बात की थी। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमें याद रखना है कितने स्पर्म बनते हैं, 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। कितने? 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। अब मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइड करता हूं कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो यहां पर सबसे पहले क्या करता है, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करता है। एक जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है, अगर मैं यहां पर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात करूं कि एक जो यहां पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से यहां पर आप लोग बताएंगे कि यहां पर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो यहां पर आपका दो स्पर्मेटिड्स का निर्माण करता है और एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म का निर्माण होता है। तो यहां पर देखिए, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स, ये एक जो फंडामेंटल चीज जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताई, ये जो फंडामेंटल जो टेक्स्ट है, इसको आप लोग अपने दिमाग में यहां पर रख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनते हैं, 4 आपके स्पर्म बनते हैं। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर मियोसिस फर्स्ट होगा। फिर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस सेकेंड होने से यहां पर क्या बनेंगे, 2 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। इसी तरह से एक स्पर्मेटिड से यहां पर आप लोग बताएंगे एक स्पर्म का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? यदि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, एमएससी एंट्रेंस के विभिन्न एग्जाम्स के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि मान लीजिए कि 40 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, 40 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ स्पर्म्स बताइए कि स्पर्म्स की संख्या जो है वो क्या होगी। तो बहुत सिंपल सा फंडा लगाना है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, यहां पर अगर आप लोग देखें, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से यहां पर बताएंगे एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बनते हैं। तो 40 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, 40 × 4, 40 × 4 = 160
स्पम्प्स का निर्माण होगा। ये जो स्पम्प्स हैं मित्रों, ये आप लोग यहाँ पर बताएंगे ये किससे इसका फॉर्मेशन होगा। इसका फॉर्मेशन यानी कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कितने स्पर्म बनाता है, 4। तो 40 से कितने बनेंगे, 160। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि 40 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड्स बनेंगे, तो स्पर्मेटिड्स भी कितने बनेंगे, 4। अगर आपसे कोई पूछे कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इन फंडामेंटल चीज को ध्यान में रखते हुए हम बहुत आसानी से, आराम से इस प्रकार के सवाल जब परीक्षा में पूछे जाते हैं तो उनको हम लोग आसानी से सोल्व आउट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस को देखें कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यदि हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर पर बात करें तो टेस्टिस की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो होती है सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स। रेता नलिकाएं या इन्हीं को बोलते हैं शुक्राणु जनन, शुक्राणु जन नलिकाएं, शुक्राणु जन नलिकाएं, इनको हम क्या कहेंगे, शुक्राणु जन नलिकाएं, या इन्हीं को बोलते हैं रेता नलिकाएं। तो अब यहां पर हम जब टेस्टिस की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की स्टडी कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग यदि देखें ये जैसे टेस्टिस का जैसे एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट अगर इसकी स्टडी करें तो देखिए जब इसकी स्टडी करते हैं तो हमें क्या नजर आता है, ये आदि जनन उपकला कोशिका जिन्हें आप लोग प्राइमोर्डियल जर्म सेल भी कहते हैं, ये जो हैं यहाँ पर अगर इनकी बात की जाए तो ये कहलाती हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल या आदि जनन उपकला कोशिकाएं। आदि जनन उपकला कोशिका है। इन उपकला कोशिकाओं के इसमें अगर यहाँ पर देखें ये इस तरह से सर्टोली सेल्स हैं। इसको डायग्राम को एक बार मैं फिर से बना देता हूँ, थोड़ा इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल का सपोर्ट थोड़ा सा ठीक नहीं मिल रहा, 1 मिनट के लिए।
ये अगर यहाँ पर बात करें तो ये जो कोशिकाएं यहाँ पर बनाई गई हैं, इन कोशिकाओं को कहते हैं सर्टोली सेल्स। ये जो कोशिकाएं ये क्या कहलाती हैं? सर्टोली सेल्स कहलाती हैं। और ये जो कोशिकाएं हैं ये कहलाती हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल। इनको हम लोग कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ये जो कोशिकाएं यहाँ पर जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ये कोशिकाएं कहलाती हैं, इनको बोलेंगे पीजीसी। ये कोशिकाएं यहाँ पर कहलाती हैं सर्टोली सेल्स, पीजीसी, और ये कहलाती हैं सर्टोली सेल्स। और ये कहलाती है यहाँ पर ल्यूमेन। और ये स्ट्रक्चर जो हैं ये कहलाती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेता नलिकाएं। ये सब रेता नलिकाएं हैं। और इन रेता नलिकाओं के यहां पर अगर आप लोग देखें बीच बीच में, इन रेता नलिकाओं के बीच बीच में यहां पर विशेष प्रकार की कोशिकाएं और नजर आती हैं। ये जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं फ्रेंड्स जो नजर आती हैं, इन कोशिकाओं को हम लोग यहाँ पर जो ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, इन कोशिकाओं को कहते हैं लैडिंग सेल्स। लैडिंग सेल्स कह दीजिए। और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इंट्रीशियल सेल, अंतराली कोशिका। क्या कहेंगे इसको? अंतराली कोशिका कहेंगे। ये कौन सी कोशिका हो गई? अंतराली कोशिका कहलाती है, लैडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका। यहां पर हम सिर्फ इतना सा याद रख सकते हैं कि ये जो अंतराली कोशिका है, ये अंतराली कोशिका एक विशेष प्रकार के हार्मोन का स्त्राव करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है ये? क्या बोलेंगे इसको? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यह हार्मोन क्या कहलाएगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि सर्टोली सेल्स जो हैं ये एंटी मुलेरियन हार्मोन का स्त्राव करती हैं। ये सर्टोली सेल्स जो है ये इनहिबिन हार्मोन का स्त्राव करती है। एंटी मुलेरियन हार्मोन और इनहिबिन हार्मोन का स्त्राव जो है वो कौन करती है? सर्टोली कोशिका। यदि टेस्टिस के स्ट्रक्चर में देखें तो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाती है। यहाँ पर शुक्रजन नलिका के अंदर हमें दो प्रकार की कोशिकाएं स्पेशली देखने को मिलती है। सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में क्या पाई जाती है? लैडिंग कोशिका। सर्टोली कोशिका एंटी मुलेरियन हार्मोन और इनहिबिन हार्मोन का स्त्राव करती है, जबकि लैडिंग कोशिका जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करती है। अब हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कि सर्टोली सेल्स के क्या फंक्शन होते हैं। तो मैं यहां पर अब आप लोगों को सर्टोली सेल्स के फंक्शंस के बारे में बात करूंगा कि भाई सर्टोली सेल्स जो है वो क्या फंक्शन करती है। तो फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स हम बात करेंगे। क्या फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स, फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स की बात करेंगे कि सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या है। देखिए सर्टोली सेल्स का पहला, यदि हम लोग यहां पर बात करें कि सर्टोली सेल्स का पहला जो फंक्शन यहाँ पर है, अगर मैं सर्टोली सेल्स के
फंक्शन की बात करूं तो सर्टोली सेल्स का पहला फंक्शन हम लोग यहां पर देखते हैं कि सर्टोली सेल्स जो हैं ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। स्पर्म को क्या देती है? न्यूट्रिशन, या आप लोग कह सकते हैं पोषण प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है, स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है। दूसरा यदि आप लोग यहां पर बताएं, दूसरा जो फंक्शन है वो आप लोग यहां पर बताएंगे, स्पर्म को सपोर्ट प्रदान करना, कि स्पर्म को सपोर्ट प्रदान करना। अगला फंक्शन यदि आप लोग यहां पर देखें, कि सर्टोली सेल्स जो हैं, ये जो सर्टोली सेल्स हैं, ये सर्टोली सेल्स दो प्रकार के हार्मोन का स्त्राव करती हैं। एक हार्मोन तो कौन सा है? इनहिबिन हार्मोन, और दूसरा जो हार्मोन है वो है यहां पर आप लोग बताएंगे एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटीमुलेरियन हार्मोन, ये जो इनहिबिन हार्मोन क्या करता है? यदि यहां पर हम लोग बात करें कि इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, इनहिबिन हार्मोन सर्टोली कोशिका से स्त्रावित होता है। जब इनहिबिन हार्मोन का स्तर ज्यादा हो जाता है तो एफएसएच का स्तर कम हो जाता है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्तर क्या हो जाता है? कम। इनहिबिन ज्यादा, एफएसएच कम, तो यहां पर इस पर मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है, यानी कि शुक्राणु जनन की क्रिया क्या हो जाएगी? कम। हम सब जानते हैं कि शुक्राणु जनन की क्रिया के लिए एफएसएच हार्मोन उत्तरदायी होता है, लेकिन जैसे ही सर्टोली सेल्स मैच्योर होती हैं, सर्टोली सेल्स जब परिपक्व होती हैं, तो ये इनहिबिन हार्मोन का स्त्राव करती हैं, और ये इनहिबिन हार्मोन एफएसएच के स्तर को कम कर देता है, जिसके कारण शुक्राणु जनन की क्रिया क्या हो जाती है? कम। और यदि इनहिबिन का लेवल कम है तो यहां पर एफएसएच क्या होगा? ज्यादा। और एफएसएच अगर ज्यादा होगा तो मित्रों इस पर मेटोजेनेसिस की क्रिया भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये एक फंडामेंटल चीज हम लोगों को यहां पर याद रखने की आवश्यकता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एंटी मुलेरियन हार्मोन। किसकी बात करेंगे? एंटी मुलेरियन हार्मोन की बात करेंगे कि एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करता है। एंटी मुलेरियन हार्मोन सर्टोली सेल से सीक्रेट होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है ये क्या करेगा? ये मेल गॉनड्स के डेवलपमेंट को
प्रेरित करता है। नर जननों के डेवलपमेंट को क्या करेगा? प्रेरित, यानी कि मेल के सेक्स ऑर्गन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि ये क्या करेगा? फीमेल गॉनेड्स के विकास या उसके डेवलपमेंट को रोकता है। यानी कि मेल गॉनेड्स के डेवलपमेंट को प्रेरित करता है, फीमेल गॉनेड्स के डेवलपमेंट को रोकता है। यानी कि नर जननांगों के विकास को प्रेरित करेगा, मादा जननांगों के विकास को ये क्या करेगा? रोकेगा। ये फंक्शन किसका है? एंटी मुलेरियन हार्मोन का। ये जो सर्टोली सेल्स हैं, यहां पर अब आगे आप लोग बताएंगे कि ये जो सर्टोली सेल्स हैं, ये सर्टोली सेल्स, ये जो सर्टोली सेल्स हैं, ये जो सर्टोली सेल्स हैं, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का स्त्राव भी करती हैं। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का स्त्राव करती है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का स्त्राव करती है। कौन सी प्रोटीन का? ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का स्त्राव करती हैं। तो सर्टोली सेल से स्त्रावित होने वाला ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है, ये क्या करता है? इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यानी कि ये यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग बताएंगे, वो क्या बताएंगे कि ये जो है, ये यहां पर क्या करेगा जी? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सांद्रता को बढ़ाने का काम करता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सांद्रता को बढ़ाने का काम जो है वो कौन करेगा यहां पर? वो आप लोग बताएंगे साहब, सर्टोली सेल से स्त्रावित होने वाला एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन करता है। अगली स्लाइड पर हम लोग देखें, आगे नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट इसका फंक्शन कि सर्टोली सेल्स जो है, सेल्स, ये थोड़ा एक सिंबल लगा देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में और आपको भी थोड़ा इजी फील होगा कि सर्टोली सेल्स जो है ये क्या करेगी। सर्टोली सेल्स ये ब्लड टेस्टिस बैरियर का निर्माण करती है। रुधिर वृषण अवरोधक स्तर बनाती है। ये जो रुधिर वृषण अवरोधक स्तर है, ये एक्चुअली में क्या करता है? हम लोग सब जानते हैं कि ब्लड जो है उसके अंदर आपकी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है, यानी कि एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। टेस्टिस के अंदर आपका स्पर्म प्रेजेंट है, जबकि स्पर्म जो है वो कैसी सेल होती है? स्पर्म हैप्लॉइड सेल है। तो एक्चुअली में होगा क्या? यदि सपोज कीजिए कि ब्लड यदि यहां पर टेस्टिस के अंदर यदि अंदर एंटर कर जाए, सर्टोली सेल्स को क्रॉस करके अगर अंदर आ जाए ब्लड, तो ब्लड के अंदर उपस्थित एंटीबॉडीज जो हैं वो स्पर्म को नष्ट कर देंगी। क्यों?
क्योंकि स्पर्म जो है वो अगुणित कोशिका है, हैप्लॉइड सेल है, वो इसको एक एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल समझकर एंटीबॉडीज स्पर्म को क्या कर देंगी, नष्ट कर देंगी। तो हम लोगों यहां पर क्या अडेप्टेशन हुआ, सर्टोली सेल्स ने क्या किया कि ब्लड को रोक दिया, ब्लड को क्या कहा, नहीं आपको अंदर नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि अंदर स्पर्म है, शुक्राणु है, स्पर्मेटोजोआ है। ये जो शुक्राणु या जो स्पर्मेटोजोआ है ये हैप्लॉइड है, और अगर गलती से ब्लड अंदर चला गया तो वो ब्लड क्या करेगा, एंटीबॉडीज ब्लड की क्या करेंगी, स्पर्म को नष्ट कर देंगी। तो इसलिए यहां पर सर्टोली सेल्स जो हैं वो एक ब्लड टेस्टिस बैरियर का निर्माण भी करती हैं। तो ब्लड टेस्टिस बैरियर का निर्माण करने का काम किसका है, सर्टोली सेल्स का। तो हम लोगों के दिमाग में एक ओवरऑल जो पिक्चर जो बनी वो पिक्चर ये बनी कि सर्टोली सेल्स जो हैं, कौन सी सेल्स, सर्टोली सेल्स। ये जो सर्टोली सेल्स हैं, ये सर्टोली सेल्स यहां पर आप लोग बता सकते हैं कि ये 3 हार्मोन अपने दिमाग में रखेंगे। कौन कौन सा, पहला हार्मोन तो बताएंगे इनहिबिन हार्मोन, दूसरा हार्मोन आप लोग बताएंगे एंटी मुलेरियन हार्मोन, एक याद रखेंगे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का स्त्राव करती हैं। तो ये यहां पर आप लोग बता सकते हैं कि सर्टोली सेल्स जो है ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनको आप लोग याद रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस की। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस का हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है, तो हम लोग इसके हार्मोनल रेगुलेशन की बात करते हैं। अगर हम इसके हार्मोनल रेगुलेशन पर बात करें कि हार्मोनल रेगुलेशन को देखें तो यहां पर हम लोग सब जानते हैं कि हाइपोथैलेमस, मैं हेडिंग भी लगा देता हूं, रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कि स्पर्मेटोजेनेसिस का रेगुलेशन कैसे होता है। हाइपोथैलेमस है यहां पर। अगर हम लोग बात करेंगे हाइपोथैलेमस से, यहां पर एक हार्मोन स्रावित होता है, इस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। क्या कहेंगे, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ये जो GnRH जो हार्मोन है, ये GnRH हार्मोन किस पर क्रिया करेगा, ये क्रिया करेगा साहब एडिनो हाइपोफाइसिस पर क्रिया करता है। यानी कि ये किस पर क्रिया करेगा, अग्र पीयूष पर क्रिया करेगा, अग्र पीयूष ग्रंथि पर ये क्रिया करेगा। अग्र पीयूष ग्रंथि पर ये क्रिया करेगा तो यहां पर एडिनो हाइपोफाइसिस से 2 हार्मोन निकलते हैं। 2 हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं, एक तो निकलता है FSH हार्मोन, एक निकलता है LH। LH हार्मोन को क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। और FSH को क्या कहेंगे, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहेंगे। क्या कहेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहेंगे। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है मित्रों, ये किस पर क्रिया करेगा, ये क्रिया करेगा सर्टोली सेल्स पर। FSH हार्मोन क्या करेगा, डेवलपमेंट ऑफ
सर्टोली सेल्स, यानी ये सर्टोली सेल्स का परिवर्धन करेगा। सर्टोली सेल्स इमैच्योर होती हैं, उनको मैच्योर कौन करेगा? एफएसएच। सर्टोली सेल्स जैसे ही मैच्योर होंगी तो सर्टोली सेल से यहां पर हार्मोन जो है वो निकलेगा, एक तो इनहिबिन, एक हार्मोन यहां से निकलता है आपका एंटी मुलेरियन हार्मोन, एक हार्मोन निकलता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या होगा? एंड्रोजन बाइंडिंग। ये अब यहां से निकला आपका एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इनिबिन, एएमएच, एबीपी। जैसे ही इनिबिन का लेवल ज्यादा होगा, जैसे ही इनहिबिन का लेवल, प्रारंभ में इनिबिन कम है, एफएसएच ज्यादा है, सर्टोली सेल्स का डेवलपमेंट हो गया। जैसे सर्टोली सेल्स डेवलप हुई, इनिबिन का लेवल बढ़ गया, एफएसएच का लेवल क्या हो जाएगा? कम। और जैसे ही एफएसएच कम हुआ तो शुक्राणु जनन या इस पर मेटोजेनेसिस की क्रिया जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इनिबिन ज्यादा, एफएसएच कम और शुक्राणु जनन क्या हो जाएगा? कम। तो यहां पर ये फंक्शन होगा। एलएच हार्मोन जो है ये किस पर क्रिया करेगा? ये क्रिया करेगा, एलएच हार्मोन जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मेल के अंदर इसको हम लोग ICSH भी कहते हैं, इंट्रीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं हम इसे। यहां पर आप लोग, मैं इसको अलग से थोड़ा हाईलाइट सा कर देता हूं। क्या कहेंगे? इंट्रीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन है। ये हार्मोन जो है वो किस पर क्रिया करेगा? लैडिंग सेल्स पर क्रिया करेगा। अंतराली कोशिका कह दो, लैडिंग कोशिका कह दो, एक ही बात है। और लैडिंग कोशिका से जो है वो मित्रों यहां पर कौन सा हार्मोन निकलेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये हार्मोन जो है स्पर्म के निर्माण और परिपक्वन के लिए उत्तरदायी होता है। एफएसएच हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को इनडायरेक्टली प्रेरित करता है, लेकिन डायरेक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? टेस्टोस्टेरोन। परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि शुक्राणुओं के निर्माण एवं परिपक्वन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। ऑप्शन आता है एफएसएच हार्मोन, ऑप्शन आता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन आता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन आ जाए आपका जैसे कोई थायरोक्सिन हार्मोन। तो ऐसे में सही कौन सा करेंगे? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये स्पर्म के फॉर्मेशन एंड मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शुक्राणुओं के निर्माण एवं परिपक्वन के लिए उत्तरदायी होता है। ये पूरा का पूरा एक सिंपल वे में, बिल्कुल सरल रूप से मैंने आप लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल रेगुलेशन बताया है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का हार्मोन के द्वारा कैसे नियंत्रण होता है। आज मैं इतना ही पाठ लूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।